Lower it down. जब कोई जहाज समुद्र में चलता है तो उसे न केवल बड़ी लहरों और तूफानों से लड़ना पड़ता है, बल्कि कभी कभी उसे कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है, जैसे समुद्री गश्ती दल के हमले। और सोमाली गश्ती दल इस काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शिपिंग उद्योग को हर साल 13 से 16 अरब डॉलर का नुकसान होता है, और इस नुकसान का एक बड़ा कारण समुद्री डकैती है। सोमाली समुद्री डाकू कई विशिष्ट स्थानों से जहाजों पर हमला करते हैं, जैसे सोमाली सागर, गरापू चैनल और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान ईडन की खाड़ी। वर्ष 2000 तक सोमाली गश्ती दल द्वारा हमले अपने चरम पर पहुंच गए तथा इस क्षेत्र में जहाज अपहरण की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। एशिया से यूरोप जाने वाले सभी जहाजों को गारापू चैनल के माध्यम से भूमध्य सागर तक पहुंचना पड़ता है, और यहीं पर सोमाली गश्ती दल द्वारा हमलों का डर अधिक रहता है। सोमाली समुद्री डाकू ज्यादातर मालवाहक जहाजों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जहाजों में बहुत कम चालक दल के सदस्य होते हैं और वे लाखों रुपए का माल ले जाते हैं। अधिकांश समुद्री डाकू चालक दल को निशाना नहीं बनाते, बल्कि उनका मुख्य लक्ष्य जहाज पर नियंत्रण करना, कप्तान का अपहरण करना या पूरे जहाज को बंधक बनाना तथा शिपिंग कंपनियों से लाखों डॉलर की मांग करना होता है। जैसे ही वे जहाज को निशाना बनाते हैं, समुद्री डाकू अपने हथियार उठाते हैं और उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि कप्तान हथियार देखकर डरकर जहाज रोक देगा, लेकिन अगर कप्तान जहाज नहीं रोकता है तो वे हवा में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हथियारों के अलावा उनके पास रस्सी से बनी एक सीढ़ी भी है, जिसके अंत में एक हुक लगा हुआ है। वे अपनी नाव को जहाज के बहुत करीब लाते हैं और इस हुक को फेंक कर जहाज के ऊपरी डेक पर लटका देते हैं। फिर वे रस्सी की सीढ़ी पर चढ़कर सीधे जहाज पर चढ़ जाते हैं। एक बार जब वे जहाज पर चढ़ जाते हैं तो चालक दल उनसे लड़ता नहीं है, क्योंकि हथियार केवल उनके पास ही होते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून के कारण अधिकांश व्यापारी जहाज हथियार नहीं ले जा सकते, जबकि समुद्री डाकुओं के पास हथियार होते हैं। AK-447 रॉकेट लॉन्चर घातक हथियार है। इसके अलावा व्यापारी नाविक सैनिक नहीं है। यदि वे बिना उचित प्रशिक्षण के जवाबी हमला करते हैं तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वे इन समुद्री डाकुओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। एक बार जब वे कुरूरा समुद्री डाकुओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वे इस विशाल जहाज का अपहरण कर लेते हैं। यह अपहरण मात्र 30 मिनट में हो जाता है। सबसे कठिन चुनौती रस्सी के सहारे जहाज पर चढ़ना है। उनके प्रयास हमेशा सफल नहीं होते, अधिकांशतः वे असफल होते हैं। लेकिन यदि वे किसी जहाज का सफलतापूर्वक अपहरण कर लेते हैं तो वे उसे निकटवर्ती सोमाली बंदरगाह पर ले आते हैं। फिर कुछ गार्ड और अनुवादकों को वहां लाया जाता है। ये गार्ड कैदियों की देखभाल का जिम्मा संभालते हैं। इसके बाद वे लाखों डॉलर की फिरौती मांगते हैं। यह धन मुख्यतः दुबई और लंदन के बैंकों के माध्यम से आता है। यह धनराशि एक विशेष डिलीवरी पैकेज में भरकर पैराशूट द्वारा जहाज की गोदी पर गिरा दी जाती है। पैसा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले बैंक नोटों की जांच चेकर्स द्वारा की जाती है, ताकि यह देखा जा सके कि वे नकली हैं या नहीं। यदि सब कुछ सही है तो जहाज और चालक दल को छोड़ दिया जाता है और पैसा आपस में बांट लिया जाता है। लगभग 50% धनराशि जहाज अपहरणकर्ताओं की जेब में जाती है। 33% हिस्सा निवेशकों को जाता है। इन निवेशकों का मुख्य काम समुद्री डाकुओं को नाव, हथियार, ईंधन, भोजन आदि उपलब्ध कराना है तथा वे सैटेलाइट फोन और GPS जैसी तकनीक भी मुहैया कराते हैं। शेष धनराशि बंधकों की देखभाल करने वाले गार्डों और अनुवादकों को दी जाती है। इसके अलावा चेकर्स को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ धनराशि स्थानीय गरीब और विकलांग लोगों को दान कर दी जाती है। यही कारण है कि सोमालिया के कई क्षेत्रों में इन जल निरीक्षकों को नायक के रूप में देखा जाता है। स्थानीय लोग भी उनका समर्थन करते हैं। 2008 तक सोमालिया में समुद्री डकैती इतनी सफल हो गई थी कि यह देश का सबसे अधिक उत्पादक उद्योग बन गया था, जिससे अकेले उस एक वर्ष में $50 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ था। हालांकि आय के साथ साथ पायरेसी से जीवन को भी खतरा रहता है। 8 अप्रैल 2009 को एक अमेरिकी ध्वज वाला मालवाहक जहाज मायरिक्स अल्बामा हिंद महासागर में नौकायन कर रहा था। यह विमान ओमान से केन्या जा रहा था। जब जहाज सोमाली मार्ग से 440 किलोमीटर दूर था तो जहाज का रडार अचानक चमकने लगा। जहाज के चालक दल ने रडार को स्कैन किया और देखा कि एक छोटी नाव उनकी ओर आ रही है। समुद्री डाकुओं की नाव को जहाज की ओर आते देख जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स ने अलार्म बजाया। इस बीच जहाज की रक्षा के लिए हथियारों से लैस कोई जहाज नहीं था।
कुछ ही मिनटों में समुद्री डाकू AK-47 से लैस होकर जहाज पर चढ़ गए। गीत और तारे हवा में फायर करते हुए कैप्टन फिलिप्स के पास पहुंचे। इस बीच जहाज के समुद्री डाकू सुरक्षित कमरे में छिप गए, लेकिन कैप्टन फिलिप्स और उनका एक साथी जहाज के पुल पर थे। पुल जहाज का कमांड सेंटर है, जहां से जहाज का संचालन किया जाता है। कुल 4 समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ने में कामयाब रहे और उनका नेता 18 वर्षीय अब्दिवली अब्दी कादिर मुर्शिद था। इन चारों क्रू ने बंदूक की नोक पर कैप्टन फिलिप और उनके साथी को घेर लिया और कैप्टन से कहा कि हम आपको मारने नहीं आए हैं, हमें केवल पैसे चाहिए। उन्होंने उससे जहाज रोकने को कहा। कप्तान ने जहाज के सभी इंजन बंद कर दिए। समुद्री लुटेरों ने उन्हें बताया कि अन्य समुद्री लुटेरे कहां छिपे हुए हैं। चालक दल के एक सदस्य जाही रेजा ने कहा कि जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता हम वहां से नहीं जाएंगे, लेकिन समुद्री डाकुओं का नेता मूशी उनसे मिलना चाहता है। रजा ने उनके साथ एक सौदा किया। अगर मूशी बिना बंदूक के आएगा तो वह उनसे मिलेगा। मूशी ने उनकी शर्तें स्वीकार कर लीं और जहाज के इंजीनियर कक्ष की ओर बढ़ने लगे। जब मूशी इंजन कक्ष में दाखिल हुए तो अचानक एक समुद्री डाकू ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर बाकी कुर्दों के साथ एक सुरक्षित कमरे में कैद कर दिया। अब डाकुओं का नेता मूशी कुर्दों के नियंत्रण में है। इस बीच जब नेता वापस नहीं आता तो अन्य 3 डाकू उत्तेजित होने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुर्दों ने मूशी को बंधक बना लिया है। इस कारण से तीनों समुद्री डाकू एक सौदा करते हैं। यदि कुर्द अपने नेता को वापस नहीं लौटाते तो वे कैप्टन फिलिप को अपने साथ ले जाएंगे। जब वे मूशी को वापस ले लेंगे तो वे कैप्टन फिलिप को रिहा कर देंगे। चूंकि समुद्री डाकुओं का जहाज डूब चुका है, इसलिए वे जहाज पर मौजूद लाइफ बोट का उपयोग करके भागने का निर्णय लेते हैं। 3 समुद्री डाकू और कैप्टन फिलिप इस नाव पर सवार होते हैं। फिर बाकी कुर्द लोग मूशी को सुरक्षित कमरे से बाहर ले जाते हैं। शर्त के अनुसार वे पहले मूशी को लौटाएंगे और फिर कैप्टन फिलिप को रिहा करेंगे। लेकिन जब भी मूशी उनके पास लौटता है तो ये चारों चालक दल के सदस्य मौके का फायदा उठाकर जहाज के कप्तान का अपहरण कर लेते हैं और नाव को नीचे उतारकर भाग जाते हैं। बाकी दल के लोग निराशा में वहीं खड़े रहे। उन्हें भागते देख जहाज के चालक दल के सदस्यों ने पहले ही पास में मौजूद युद्धपोत USS ब्रेन ब्रिज को संकेत भेज दिया था। उस समय यह युद्धपोत 500 किलोमीटर दूर था। घटनास्थल तक पहुंचने में उन्हें लगभग 12 घंटे लगे। इस बीच कैप्टन फिलिप अभी भी समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए थे। चूंकि जीवन रक्षक नौका में ईंधन सीमित था, इसलिए वे ज्यादा दूर नहीं जा सके। इसलिए नौसेना अधिकारियों ने लाइफ बोट का पीछा करना जारी रखा। उनका मुख्य उद्देश्य समुद्री डाकुओं को तट तक पहुंचने से रोकना था। एक बार जब वे तट पर पहुंच गए तो भीड़भाड़ वाले सोमाली जल क्षेत्र में कप्तान का पता नहीं चला। नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जिसका काम हेलीकॉप्टर को नीचे उड़ाना और तूफान पैदा करना था। परिणाम स्वरूप समुद्री डाकुओं को लाइफ बोट को गति से चलाने में कठिनाई हुई। समुद्री डाकुओं ने नौसेना के साथ एक समझौता किया और कहा कि अगर उन्होंने 2 मिलियन की फिरौती नहीं दी तो वे कैप्टन को मार देंगे। इस बीच अमेरिकी नौसेना के स्नाइपर्स अपनी स्थिति में खड़े रहे। वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। लगभग 3 दिन बीत गए और फिर अवसर आ गया। स्नाइपर्स ने एक ही समय पर गोलीबारी की और 3 समुद्री लुटेरों को गोली मार दी। केवल मूशी बच गया और इस प्रकार कैप्टन फिलिप को लाइफ बोट से बचा लिया गया। लेकिन मूशी को 33 साल की जेल की सजा सुनाई गई और वह अभी भी अमेरिकी जेल में है। इस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमाली समुद्री डाकुओं को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर एक मिशन शुरू किया, टास्क फोर्स 151 मिशन, जिसमें चीन, रूस और भारत भी शामिल थे। उन्होंने समुद्री डाकुओं से लड़ने के लिए युद्धपोत भेजने शुरू कर दिए। 2011 में 237, 2012 में 75 तथा 2013 में केवल 15 समुद्री डकैती की घटनाएं हुई। एक बात जिसने समुद्री डाकुओं के हमलों को और अधिक कठिन बना दिया है वह यह है कि वाणिज्यिक जहाजों पर सशस्त्र तथा प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। अतीत में जहाजों पर सुरक्षा गार्ड नहीं होते थे, इसलिए वे आसानी से जहाज का अपहरण कर सकते थे। लेकिन अब सुरक्षा गार्ड आसानी से उन्नत हथियारों से उन पर गोली चला सकते हैं और उनकी नावों को डुबो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे तकनीक में सुधार हो रहा है, जहाजों ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसे कि पानी की टोपें। ये नोजल जहाज के चारों ओर लगाए गए हैं। प्रत्येक नोजल केवल 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री जल छिड़क सकता है। यह दबाव
दबाव लगभग 175 psi है। मतलब ये है कि अगर यह दबाव एक बार समुद्री डाकू नाव पर लागू किया जाता है, अन्यथा नाव आसानी से डूब जाएगी। वाटर कैनन के अलावा कई जहाजों में इस प्रकार के पहिए भी लगे होते हैं, जिनकी मदद से समुद्री डाकुओं की नावों में पानी भरकर उन्हें डुबो दिया जाता है। एक अन्य विशेष तकनीक है पिट ट्रैप, गड्ढा लपेटना। इसे जहाज के दोनों ओर स्थापित किया जाता है। यह एक तार जाल है। यदि समुद्री डाकुओं की नावें जहाज के करीब आ जाएंगी तो उनकी नाव का प्रोपेलर उसके जाल में फंस जाएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।